नमस्कार, वेलकम टू बाल योगी। देखिए हमारे नन्हे मुन्ने बाल योगियों ने अपने हाथों से कैसे सुंदर सुंदर साइंस मॉडल बनाए हैं। आइए देखते हैं उनके प्रोजेक्ट और जानते हैं उनके टॉपिक्स के बारे में। जहाँ फूल ही फूल है, यह फूलों की घाटी कहलाती है। इस फूल का मतलब ये फूल एक साल में से कुछ हफ्तों के लिए सिर्फ खिल पाते हैं। इस घाटी का नाम है फूलों की घाटी। तो क्या आप ये चित्र देख रहे हैं? इनका नाम है मधुबनी। तो चलिए आइए जानते हैं नाम हम इनका। तो सबसे पहले है ये कलरफुल मंडला आर्ट है, और उसके बगल में डॉट मंडला आर्ट, फिर उसके बगल में स्केच मंडला आर्ट, और ये हमारे श्री गणेश जी। ये मधुबनी कला बहुत पुरानी है। तो क्या आप जानना चाहेंगे इस कला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? रुचि भगिनी जी, क्या आप बताएंगे? जी हाँ, बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशियों के मौकों पर वहाँ इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र पीसे हुए चावल को घोल कर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। जी, चलिए अब हम जानते हैं कि ताजे फूलों से हम क्या बना सकते हैं। तो निहारिका जी, क्या आप बताएंगे? ताजे फूलों से माला बना सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं और भगवान जी को भी चढ़ा सकते हैं। जी, जैसे कि स्वरा भगिनी जी यहाँ माला बना रही हैं। और हम सूखे हुए फूलों से क्या बना सकते हैं? तो उसके लिए सानवी जी, क्या आप बताएंगी? फूलों से यज्ञ की सामग्री में डाल सकते हैं, गुलकंद बना सकते हैं और अगरबत्ती भी बना सकते हैं। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले फूल से हम गुलाब जल बना सकते हैं, कुमकुम बना सकते हैं, गुलकंद बना सकते हैं। क्या आप रेसिपी जानना चाहेंगे? तो सबसे पहले क्या आप टेस्ट शिवानी जी को और फीडबैक भी जरूरी है। तो क्या आप इसकी रेसिपी जानना चाहेंगे? तो सबसे पहले गुलाब की पंखुड़ियों को डाल ले, उसके ऊपर मिश्री डाल ले, उसके बाद एक और परत गुलाब की पंखुड़ियां और मिश्री डाल ले, उसके बाद सीसी में भर के 30 दिनों के लिए धूप पे रख दे। बीच बीच में उसे मिलाते रह। इससे गुलाब की पंखुड़ियां गलने लगेंगी और मिश्री पानी छोड़ने लगेगी। तो जब आपको लगे कि ये सब पिघल गए हैं, तो इसे एक शीशी बर्तन में निकाल ले। आप इसे महीने भर खा सकते हैं। इससे पाचन तंत्र ठंडा रहता है और सही रहता है। चूक नुस्खा है। तो क्या आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, सबसे पहले गुलाब जल और ग्लिसरीन को बराबर मात्रा में शीशे में डालें और कुछ बूंदे नींबू भी डालें। इससे सर्दियों में त्वचा भी नहीं फटेगी। जी, उसके बाद हम उससे सौंदर्य प्रसाधन भी बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद और कुछ जानना चाहेंगे? जैसे फूलों से हम फेस वॉश भी बना सकते हैं, क्रीम, साबुन वगैरह। हमारे लिए कौन सा क्रीम आप सजेस्ट करेंगे कि आप लगाइए? आचार्य जी को अच्छे लगेंगे आप? ये ब्यूटी क्रीम अच्छा, ब्यूटी और फेस वॉश से भी। फेस वॉश देंगे आप हमें और ब्यूटी क्रीम देंगे, तो इससे अच्छे लगेंगे हम। जी, तो और कुछ जानने के लिए हम लक्ष्मी जी को बुलाना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि फूलों को खाया भी जा सकता है? जी, जैसे कि सहजन के फूलों की सब्जी, गुलकंद और कंचनार के फूलों की सब्जी। धन्यवाद। बताना चाहूंगी कि पानी कैसे दूषित हो जाता है। जैसे जैसे पहाड़ों से पानी नीचे तक आता है, आसपास बस्ती ना होने के कारण वहाँ का पानी शुद्ध होता है। जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता जाता है, बस्तियां आने के कारण वहाँ का पानी अशुद्ध हो जाता है। क्या सिमरन जी, आप हमको बता सकती हैं, बरसात के मौसम में जितना पानी तालाब या नदी में होता है, क्या उतना ही पानी गर्मी के दिनों में भी होता है? हाँ, नहीं, बरसात के मौसम में तालाब व नदी का जल स्तर अधिकतम होता है, जबकि गर्मी के दिनों में न्यूनतम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पहाड़ों से स्वच्छ पानी जब नीचे आता है तो वह नगरों में आके दूषित हो जाता है और तालाब में मिल जाता है, जिसकी वजह से लोग बीमार भी हो सकते हैं। आप अक्षर जगत के छात्र छात्राएं
आप सभी के समक्ष अपना परियोजना कार्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रारंभ करने से पहले हम एक श्लोक बोलते हैं। पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वचोष्पते निरमया मय्ये वास्तु मयि श्रुतम्। आइए जानते हैं हमारे खेत में प्रयोग होने वाले औजारों के बारे में। कल्टीवेटर का प्रयोग खेत की मिट्टी को नरम करने व खरपतवार को हटाने में किया जाता है। देखिए, यह है रोटावेटर। इसका प्रयोग जमीन को तैयार करने के लिए किया जाता है। ये है प्लाऊ भूमि को खोदने तथा मिट्टी को पलटने में उपयोग होता है। देखिए, यह है सबसॉइलर। ये मिट्टी को ढीला करने में उपयोग होता है। हैरों से मिट्टी को पीसा जाता है और मिट्टी को समतल किया जाता है। हैरों से फसल के अवशेषों को तोड़ा जाता है और बीज बोने के बाद बीजों को ढकने के लिए हैरों का इस्तेमाल किया जाता है। ये खेती वैसे एक्सप्लेन नहीं हो रहा, मुझे बताना 2 मिनट में खत्म करना है इस मॉडल में। वर्किंग किसान को चलाओ, खेती करो, बैलों को चलाओ। चलो। यह कर्नाटक के बेलवनी गांव का दृश्य है। हर बार की तरह इस बार भी बसवा प्याज की फसल उगाने की तैयारी करने में है। चलो। नहीं चल गया, हमने देख लिया। और कुछ ये घर खेती करने के लिए बसवा को बहुत काम करना पड़ता है। राजस्थान में सुबह के समय जितने ही गर्म होते हैं उतने ही ठंडे रात में भी होते हैं। और शहरों में मिट्टी के घर इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि ज़्यादा बारिश होने के कारण मिट्टी के घर ढह जाते हैं, इसलिए मिट्टी के घर शहरों में नहीं बनाए जाते। ओम, अब हम सीमेंट के घर के बारे में जानते हैं। आपको तो पता ही होगा, आजकल सीमेंट के घर बनते हैं क्योंकि सीमेंट के घर सुविधाजनक होते हैं। सीमेंट के घर हमें बारिश से बचाते हैं और बहुत सुविधाजनक होते हैं। धन्यवाद। आइए अब मैं आपको मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के बारे में बताती हूँ। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इसलिए बनाए जाते हैं ताकि छोटे से ही जगह में हम लोग अच्छे से रह सके। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग उदाहरण, दिल्ली शहरों में बहुत ढेर सारे जगहों में ज़्यादा अधिक संख्या में लोग होते हैं, इसलिए हमें बिल्डिंग बनानी पड़ती है। यह बिल्डिंग मुंबई, महाराष्ट्र आदि शहरों में ज़्यादा बनाए जाते हैं। धन्यवाद। आपका ये जो गुरुकुल है वो श्री गुरुभ्यो नमः। सतताभ्यास योगेन मंडोपि पतुटां व्रजेत् रज्ज्वागतागतै नित्यं शीलाभि खलु गृह्यते। ओम नमो नमः। हमारा टॉपिक है चलो चले स्कूल, जिसमें हमने बताया है जो दूसरे राज्यों के बच्चे कितनी संघर्ष करके स्कूल पहुंचते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, असम के बच्चे बांस के पुल के उपयोग से स्कूल पहुंचते हैं। यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये बांस का पुल है और इस पे बच्चे चढ़ के स्कूल पहुंच रहे हैं। धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं, राजस्थान में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। यहाँ पे बहुत दूर दूर तक रेत फैली होती है और यहाँ पर सुबह में बहुत ज़्यादा तपती गर्मी होती है। इसीलिए बच्चे यहाँ पे ऊँट गाड़ी की मदद से जाते हैं।
आइए हम आपको लेके चलते हैं केरल की ओर। केरल के सभी भागों में बच्चे पानी की पार करने के लिए वल्लम का इस्तेमाल करते हैं। वल्लम जो लकड़ी से छोटी बनी नाव, उसमें बैठकर बच्चे विद्यालय जाते हैं। आइए हम आपको उत्तर की पहाड़ियों की ओर ले चलते हैं। मीलों मीलों तक फैली बर्फ पर बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बर्फ पर पैर जमाते हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक उस पर चलते हैं। जब बर्फ नई नई होती है तो बच्चों के पैर धंसते हैं उसमें, और जब बर्फ पुर, जब बर्फ जम जाती है तब उस पे बच्चे फिसल भी सकते हैं। तब भी बच्चे स्कूल जाने से रुकते नहीं। थैंक यू। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो नमः। हम चतुर्थी कक्षा के छात्र आपका आदित्य सदन में स्वागत करते हैं। आज हम आपको रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। रेलवे पुलिस, टिकट विक्रेता, टिकट चेकर आदि के बारे में बता रहे हैं। हमारा पहला है टिकट विक्रेता। टिकट विक्रेता का काम यात्रियों को टिकट देना, जानकारी देना एवं आरक्षण भरना। हमारा दूसरा है टिकट चेकर। टिकट चेकर का काम टिकट चेक करना, आईडी सीट्स एवं जानकारी चेक करना। जो यात्री बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर रहे उनसे जुर्माना देना। अब हमारे प्रिय मित्र ईशान जी बता रहे हैं। सफाई कर्मचारी रेलवे स्टेशन व रेलवे में सफाई का प्रबंध करते हैं। अब आप नमः जनाभ्यासी योगेन शैलानां कुरुते क्षयं कर्कशानां कुन्तौ स्पर्शं हीनात्यां जनं न जानते। नमः। आचार्य जी, हम दिखाने वाले हैं वाटर प्यूरिफिकेशन। सबसे पहले वो स्टेज वाटर प्यूरिफिकेशन, जिसमें हम यहाँ पे अशुद्ध पानी डालेंगे, फिर यहाँ से शुद्ध पानी आएगा। अब आराध्य जी अशुद्ध पानी डालेंगे। आ रहा है ये देख, पहले बीटाडीन एक ढक्कन में लेके इस ग्लास में डालना, ठीक है। फिर गोल्डन बिग स्टोन, जिससे पानी साफ हो सकता है। ये है स्मॉल स्टोन, ये है सैंड, ये है वाटर, और यहाँ पे आएगा शुद्ध जल। और दूसरा तरीका है फिटकरी से भी हम पानी साफ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसमें आ गया। पानी डाला, फिर आप उस गंदे पानी साफ कितना टाइम लगेगा फिर भी? 2-3 मिनट। हाँ, तो करके दिखाइए। 2-3 घंटे लगते हैं। अभी गंदा पानी वैसे डाल दो, फिर बाद में देखेंगे। तब तक उनका हो जाएगा। बेटा गंदा पानी इसमें डालो। आपने जैसे ये फिटकरी डाली है इसमें, तो उसका फायदा क्या होगा? इससे ना हमें कोई बीमारी नहीं, जैसे गंदे पानी पीने से हैजा होता है और कॉलरा भी हो जाता है। इससे इस पानी से कुछ कोई बीमारी नहीं होती। जैसे दस्त हो जाता है, पेट दर्द। इसमें फिटकरी डाल अब हमने पानी लिया, उसके बाद डाल दिया। अभी कुछ देर के लिए हमें छोड़ा था उसको, बहुत पानी। अब ये पानी हो चुका है, अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे। इससे हमें अल्कलाइन वाटर अमृत जल जाता है, जो शरीर को पूरा डिटॉक्सिफाई कर देता है। इससे पीने से हमारे शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। गंदे पानी में अपनी इसमें डाली, गंदे पानी में शुद्ध पानी ये
इससे क्या होता है? इससे इजराइल के बाद क्या है कि पूरा सेकंड पर इजराइल भी टॉक्सिक जी, ये है गोवर्धन गोवर्धन है। ये पार्थ जी बताएंगे। ओम, हम इस पानी में थोड़ा सा बीटाडीन डालते हैं। ये देखिए, ये पानी में केमिकल आ गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा गोधन अर्क डालेंगे। ये देखिए, हमारा पानी शुद्ध हो गया। इसका मतलब क्या है? आपका हमारे वायु सदन में स्वागत है। हम कक्षा तृतीय के छात्राएं हैं। हमारा विषय पकाए खाए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बनाए हैं। अब हम इनके नाम और लाभ भी बताएंगे। यह कटोरियाँ हैं, यह चक्की है, यह थाली है, यह भगोना है, यह कढ़ाई है और यह तवा है। यह हमारा प्रेशर कुकर है, यह हमारी केतली है, यह हमारा भगोना है, यह हमारा फलों की टोकरी है, यह हमारा गैस है, यह हमारे पारंपरिक चूल्हे है, यह हमारा छन्नी है, यह हमारा कटोरी है, यह हमारे चकले बेलन है, यह हमारे गिलास है और यह हमारा जगह में हमारे पारंपरिक मटके हैं और ये हमारी रोटी है। क्या आप जानते हैं, मिट्टी के बर्तनों में पकाया गया खाना लंबे समय तक गर्म रहता है? क्या आप यह भी जानते हैं कि मिट्टी के बर्तन में खाना धीमे आंच में पकता है, जिससे भोजन में मौजूद पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। क्या आप जानते हैं, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने से पाचन तंत्र ठीक रहता है। मिट्टी के बर्तनों में पकाया गया भोजन स्वादिष्ट बनता है। क्या आपने कभी मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाया है या फिर खाया है? मिट्टी के बर्तनों में एल्कलाइन मौजूद होते हैं, जो पीएच स्तर को संतुलित करने में मदद करते हैं। मिट्टी के बर्तनों में पकाया गया भोजन सेहत के लिए फायदेमंद होता है। क्या आप जानते हैं कि बर्तन किन किन चीजों से बनते हैं? आइए हम बताते हैं। मिट्टी, कांच, कांसा, तांबा, स्टील आदि से बनते हैं। क्या आपको पता है मिट्टी के बर्तन हमारे लिए कैसे फायदेमंद होते हैं? आइए हम आपको बताते हैं। इसमें आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं तथा यह अन्य हरे भरे पेड़ गांव की शुद्ध पर्यावरण में पाए जाते हैं। ये प्लास्टिक के बर्तन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। हमें मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। धन्यवाद। सारे मिट्टी से बने हैं पूरे? कुछ मिट्टी से, कुछ क्ले से, कुछ मिट्टी से। घास और मिट्टी है। फूल। प्रियं वाक्यं प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। नमस्कार, मैं गीतांजलि कक्षा तृतीय की छात्रा। आपका हमारे आदर्श सदन में स्वागत है। मेरा विषय है हमारे साथी जानवर। चलिए हम सबसे पहले जाते हैं गाय के पास, जिसे हम गौ माता भी कहते हैं। गाय हमें दूध देती है। गाय के दूध से मिठाइयाँ आदि बनती हैं। गाय हमें गोबर देती है। गाय के गोबर से मिट्टी के घर की लेपा पोती, उपले और हवन के लिए संविधा बनती है। गाय के मूत्र को साफ करके गोधन अर्क बनता है। तो अब मेरी अगली आप बताएगी
दूसरे जानवर के बारे में। अब मैं आपको दूसरे जानवर के बारे में बताने जा रही हूँ। भेड़ हमें ऊन देता है, ऊन से कपड़े बनते हैं और सर्दियों में काम आते हैं। अब मेरी दूसरी सखी ऊँट के बारे में बताने जा रही है। अब मैं ऊँट के बारे में बताने जा रही हूँ। राजस्थान में ऊँट को जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान में ऊँट को जहाज कहा जाता है, क्योंकि वहाँ रेत में बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए उसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। वहाँ 15 दिनों तक बिना खाना खाए रह सकता है, क्योंकि वहाँ अपना खाना उबड़ में जमा करता है। अब मेरी दूसरी भगनी बताने जा रही है घोड़े के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ घोड़े के बारे में। घोड़े पर हम सवारी करते हैं। घोड़ा हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में मदद करता है। विदेशों से पर्यटक आते हैं जो घोड़े पे सवारी करते हैं, जिनसे उन्हें रोजगार भी मिलता है। अब मेरी दूसरी सखी आपको बताएगी कुत्ते के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ अपने पालतू कुत्ते के बारे में। कुत्ता हमारी रखवाली करता है। अगर कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तो वह हमें सचेत कर देता है। अगर कहीं बम या संदिग्ध वस्तु हो तो वह हमें पहले से ही सचेत कर देता है। कुत्ते की सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और वह बहुत वफादार भी होता है। अब मेरी दूसरी भगनी आपको बताएगी हाथी के बारे में। जैसे कि आपने देखा हमारा अंतिम जानवर है हाथी। हाथी हमारा साथी है। हाथी हमारी सवारी करवाने में भी मदद आता है। हाथी हमें सामान रखवाने में भी मदद करता है। और सबसे महत्वपूर्ण तो बात ये है कि हाथी को गन्ने और केले बहुत पसंद है। धन्यवाद। आप हाथी के ऊपर बैठे हैं? ये सब जानवर हमारे काम आते हैं और इन सब जानवर से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। तो ये थे हमारे साथी जानवर। धन्यवाद। हम कक्षा तृतीया की छात्राएं आप सबको बताना चाहते हैं कि हमारे लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है। तो हम बताना चाहते हैं कि बारिश के पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। पहले हम आपको ये बताएंगे कि जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमारी पृथ्वी में 71% पानी है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है 97% पानी सागरों और महासागरों में है। जो नमकीन है वो पीने योग्य नहीं है। केवल 3% ही पानी है जो हमारे लिए पीने योग्य है। उसमें से 3.4% पानी ग्लेशियरों और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है। 0.6% पानी नदियों, झीलों, तालाबों और कुओं में है, जिसे हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पानी की कमी है। तो अब हमारी सखियां बताएंगी कहां कहां पानी की कमी है। जैसे रेगिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ पे पानी की कमी बहुत ज्यादा है। वहाँ पे रेत बहुत गरम है। वहाँ के लोगों के पैर में रेत की वजह से छाले पड़ जाते हैं। अब मेरी दूसरी सखी आपको बताएगी कि और कौन सी जगह है। राजस्थान, दिल्ली, वहाँ पर पानी की कमी इसलिए है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में, ओडिशा, बिहार, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि आप सबको हमारी सखियों ने बताया कि इन सारी जगहों पर पानी की कमी है। तो इसी के ऊपर हम आपको बताना चाहते हैं कि पानी कितना महत्वपूर्ण है। हम आपको पहले आप एक क्रियाकला देखिए, फिर हम उसके बाद आपको बताएंगे इसमें क्या क्या हुआ। अरे भाई पूरा अब बताओ। ये बारिश का पानी था जी। फिर इसमें एकत्रित किया। यहाँ पे हमने एक पाइप लगाई थी, उसमें नीचे वाटर टैंक रखा हुआ है, इसमें पानी इकट्ठा हुआ।
इस पानी को हम कई कामों में प्रयोग कर सकते हैं। नहाने में भी कर सकते हैं, कपड़े धोने में भी कर सकते हैं, बर्तन भी धुल सकते हैं, पेड़ पौधों को भी दे सकते हैं, और भी कई काम है जिनमें हम प्रयोग कर सकते हैं। उबाल करके हम उसको पी सकते हैं। क्या आपको पता है ये तरीका सबसे ज्यादा कौन से राज्य में इस्तेमाल किया जाता है? कर्नाटक। कर्नाटक में यह तरीका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हम आज से प्रण लेते हैं कि हम कभी भी हम पानी को वेस्ट नहीं। पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति तथा धर्मं तथा सुखम्। ओम नमस्कार, मैं वंशिका कक्षा तृतीया की बालिका। आज मैं आप सभी को कपड़ों के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारा विषय है कपड़ा सजा कैसे। जो पौधे होते हैं उसमें कपास उगता है के काम आते हैं, और जो कपास होता है उसको फैक्ट्री में ले जाके उसका प्रोसेस किया जाता है, जिसमें इसमें प्रोसेस हो रहा है। फिर उसके बाद प्रोसेस करने के बाद अलग अलग कपड़े बनाए जाते हैं। कपास से कपड़ा बनने की प्रक्रिया मेरी सखी आपको बताएंगी। सबसे पहले कपास के पौधे से दानों की कटाई की जाती है। इसके बाद जीनिंग प्रक्रिया में कपास के रेशों को बीजों से अलग किया जाता है। इसके बाद कपास के रेशों को कताई मशीन की मदद से सूत में बदला जाता है। फिर सूत को करघे में बुना जाता है। इसके बाद कपड़े कई तरह की प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। अंत में कपड़ों को रंगा जाता है। फिर कपड़ों को काट कर सिल दिया जाता है। कपास से कपड़ा बनने की प्रक्रिया जैसे मेरी सखियों ने आपको बताई है, वैसे ही अब मैं आपको बताऊंगी कपड़े किन चीजों से बनते हैं। ये कॉटन है, ऐसे ये कपड़े हैं, और ये कपड़े पतले होते हैं। ये सिल्क है, इससे साड़ी आदि चीजें बनती है। और वो डेनिम है, वो जीन्स जैसा कपड़ा होता है। और ये स्ट्रीप है, ये ऐसा कपड़ा है। और ये पॉलिएस्टर है, ये वाला कपड़ा है। ओम नमो नमः। हम कक्षा तृतीया के छात्र आपको अलग अलग घरों के बारे में बताने जा रहे हैं। यह झोंपड़ी होती है, यह ज्यादातर राजस्थान में पाई जाती है। यह मोटी मिट्टी के लेप से बनाई जाती है और ऊपर कंटीली झाड़ियाँ होती है। सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यह मिट्टी अंदर से ठंडक देती है। बैम्बू हाउस है, यह ज्यादातर असम में पाए जाते हैं। यह जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचा होता है। ओम हम कक्षा तृतीय के छात्र आदित्य सदन के हमारे चैप्टर का नाम है चिट्ठी आई है, और हम आपको इसमें यह बताएंगे कि जो हम चिट्ठी लिखते हैं वो कैसे होकर के जहाँ पहुँचानी होती है वो कैसे पहुँचती है। योगी जी, तो हम सबसे पहले चिट्ठी लिखते हैं, उसमें हम अपना एड्रेस लिखते हैं। फिर वो हम लेटर बॉक्स में डालते हैं। फिर वो चिट्ठी डाकिया पोस्ट ऑफिस में डालते हैं। फिर वो पोस्ट ऑफिस में उसमें स्टाम्प लगता है। फिर वो छट के चिट्ठी, फिर उसके बाद वो पैक होके जहाँ जानी होती है वहाँ पे जाती है। फिर वो चिट्ठी को डाकिया अलग अलग करके उनके घर में पहुंचा देते हैं। अच्छा जी, क्या आपको पता है कि चिट्ठियां को अच्छा जी, हमारा एक प्रश्न है कि आप क्या जो चिट्ठी डाकिया को कैसे पता चलता है कि ये चिट्ठी यहाँ पहुँचानी, मतलब यहाँ पहुँचानी है? पिन कोड या मकान नंबर से यहाँ पता चल रहा है कि ये लड़का चिट्ठी लिख रहा है। फिर यहाँ से बाइक यहाँ पे
ये लड़का यहाँ पे चिट्ठी लिख रहा है, फिर यहाँ से पोस्ट ऑफिस लेके जा रहा है, पोस्ट ऑफिस के बाद यहाँ पे लेटर बॉक्स में चिट्ठी डाल रहा है, चिट्ठी डालने के बाद डाकिया आके यहाँ से चिट्ठी अलग अलग करेंगे, फिर यहाँ पे स्टंप लगता है, स्टंप लगने के बाद डाकिया आते हैं और चिट्ठी अलग अलग करके यहाँ से चिट्ठी ले जाते हैं, जिसको जहाँ पहुँचाना होता है वहाँ पे पहुँचा देते हैं। ऐसा नहीं है कि चिट्ठी बस देश में ही जाती है, चिट्ठी देश और विदेश में भी जाती है। थैंक यू। अनुभव जी माइक और एक माइक पास करते ना, एक माइक अनुभव जी आप पकड़ो। सेकंड आप लोग धीरे पास करते हैं। ओम नमस्ते, हम कक्षा 3rd B के छात्र हैं। ये हमारा अग्नि सदन है। हमने दाया बाया पाठ का ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। कुछ बच्चों को दाया बाया पहचानने में परेशानियां होती है। इसके द्वारा हम दाया बाया पहचान सकते हैं। अगर हम गलती से गलत रास्ते पर चले जाएं तो हम दाया बाया पहचान कर जहां जाना हो वहां जा सकते हैं। इससे हम रास्ता भी पहचान सकते हैं। दाया हाथ आगे करो, दाया हाथ पीछे करो, ये ऊपर नीचे और थोड़ा मुस्कुराओ। करो बाया हाथ आगे, करो बाया हाथ पीछे, करो ये ऊपर नीचे, थोड़ा और मुस्कुराओ। बोलो कुछ। जैसे यह रुचिरा का घर है, वह अपने घर से बाहर आई है। यह आगे जाती है तो फिर इसको पता नहीं रहता, तो ये घर से पूछती है कि कहाँ जाना है। तो घर वाले बताते कि ये दाया है, आप दाएं से मुड़ के जाओ। तो फिर वह दाया से मुड़ के जाती है। तो उसको पानी पीना था, तो वो आगे देखती है कि ये क्या है, तो मैं इसमें थोड़ा पानी पी लेती हूँ। पानी पीने जाती है तो किस तरफ मुड़ेगी, दाएं या बाएं? दाएं तरफ। फिर दाएं से वो बाएं मुड़ेगी तो उसको पानी का हैंड पंप मिलेगा। फिर वह हैंड पंप से पानी पिएगी, फिर आगे जाएगी। तो उसको खेलने का मन किया तो वह दाएं मुड़ेगी। फिर दाएं मुड़ने के बाद वह क्रीड़ा क्षेत्र में थोड़ा सा खेल लिया। फिर क्रीड़ा क्षेत्र के बाद प्यास लग गई, तो उसने कुएं से बाहर आई, फिर आगे गई तो फिर कुएं से पानी पी लिया। फिर वह आगे जाके दाएं तरफ मुड़ती है, तो उन्हें बैठने का थोड़ा जगह मिलता है, तो वह बैठ जाती है। तो फिर बैठने के बाद उसको लगता है कि अब मैंने थक लिया, मुझे थोड़ी चिट्ठी लिखनी पड़ेगी अपने दोस्त के लिए। तो उसने आगे गई और फिर दाएं तरफ मुड़ी। फिर डाक घर में चिट्ठी लिख लिया उसने। फिर बोल दिया कि यहाँ पे आप रख लो, वहाँ पे भेज देना मेरे दोस्त के पास, वह छत्तीसगढ़ में है। तो फिर उसके बाद वह बाहर आई। फिर उसको थोड़ा गले में कुछ होने लगा, तो फिर वह आगे जाने के बाद अस्पताल में गई। तो फिर अस्पताल में वो फिर गले खराब होने का 2nd फ्लोर था, तो फिर वहाँ से वो ऊपर गई सीढ़ियों के द्वारा। फिर दाएं मुड़ी, फिर ऊपर गई, बाएं मुड़ी सीढ़ियों से, फिर उसने दवाई लिया। फिर वह दाएं मुड़ के सीढ़ियों से नीचे आ गई, यहाँ से नीचे आ गई। फिर उसके बाद यह गाड़ी में बैठ गई। फिर उसने दुकान से कुछ ले लिया। फिर इसने बोला कि मुझे यहाँ स्कूल तक छोड़ दो, तो इन्होंने स्कूल तक छोड़ दिया। फिर इसका जाने का समय हो गया था, तो फिर ये गाड़ी तब तक जा चुकी थी। तो फिर ये कार मिली उसको, तो फिर ये कार से जाने लगी फिर अपने घर। फिर कार दाएं मुड़ी। फिर उसके बाद वह आगे गई। फिर बाएं मुड़ी। फिर उसके जो गाड़ी खड़ी हुई है उसको साइड से एक्सीडेंट करवाओ। फिर वह आगे गई। फिर उसके बाद वह बाएं मुड़ी। फिर उसके बाद आगे गई। फिर वापस से वो दाएं मुड़ी, मतलब बाएं।
फिर वह आगे गई, फिर बाएं मुड़ी तो उसका घर आ गया। फिर वह इस गाड़ी से नीचे उतर गई और फिर अपने घर चले गई। धन्यवाद। हाँ, दाएं। कौन से हाथ से खाना चाहिए? दाएं। कुछ लोग तो बाएं से उधर पास कर। उनको सिखाना चाहिए कि दाएं से खाना चाहिए। आप कौन से मैं दाएं से। डी से। जैसे ये भी टेक्निक है, डी से दायां, बी से बायां। करने के लिए? ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पक्षियों की शानदार दुनिया में आपका स्वागत है। अगली बार जब भी बोलोगे तो आवाज थोड़ी तेज रखना, लाउड। हंसकारण्डवादिनां सुखानां वैनामपि अन्येषामपि सत्त्वानां मण्डजानां वनान्तरे प्रसवं दधिता धीरा हरतीव मनो मम। धन्यवाद। ये सनबर्ड है जिन्हें गर्म इलाकों में रहना ज़्यादा पसंद होता है। और ये ग्रे क्राउन क्रेन है। ये एक सारस की प्रजाति है जिनके सिर पे मोर जैसे ताज होते हैं। ये येलो और वहाँ पर ग्रीन बैक टेल है जिनके पूंछ सबसे बड़े होते हैं। और ये टूल यूजर्स हैं। ये दोनों पत्थर में छेद करते हैं और ये तीनों लकड़ियों में छेद करते हैं। ये गिद्ध है जो 15 से 10,000 फीट ऊंचाई पर उड़ते हैं। ये हॉर्जिन, जो इनके जो पैर होते हैं वो इनको पेड़ पे चढ़ने में मदद नहीं करते। इनके पंख में पंजे होते हैं जो इनको पेड़ में चढ़ने में मदद करते हैं। और ये कौवा है, ये ईगल है जिनकी नज़र 10 से 15 किलोमीटर दूर तक जाती है। और ये बुलबुल जिनकी सबसे मीठी आवाज़ होती है। और ये ब्लू जय जिनकी ये सबसे तीखी आवाज़ होती है इनकी। और ये मकाऊ तोते की दूसरी प्रजाति होती है। और ये काकापो तोते की प्रजाति होती है, पर ये उड़ नहीं सकते। इनकी प्रजाति बहुत कम है क्योंकि ये नीचे में रहते हैं तो इन्हें बहुत सारे जानवर मार के खा जाते हैं। और फ्लैमिंगो और वेबलर सबसे ज़्यादा चिकनी जगह पर रहते हैं। ये हमारी छोटी सी पक्षी स्पैरो गौरैया जो हमको मदद करती हैं, जैसे कीट नियंत्रण करने में और परागकणों का वितरण करने में और बीजों का बिखराव करने में। जब ये कोई फल खाती है, तब जब ये पीट करती है तब उनके साथ ये बीज भी निकालती है, जिसके कारण और ज़्यादा अधिक पेड़ उगते हैं। और ये पर्यावरण को साफ रखने में और पेड़ पौधों का वृद्धि करने में भी मदद करती हैं। और ये जो टूरिस्ट आते हैं या फिर किसी जगह को देखने के लिए, तब ये उनके लिए आकर्षण में काम करती है। और ये साफ जगहों पे रहती है, ये लोगों के लिए शुभ होती है। और ये कैसोवेरिया जिनकी सिर पे सिंग जैसे होते हैं। और ये ब्राउन कलर्ड वेबलर है, ये जंगल झाड़ी में ज़्यादा रहते हैं। और ये क्रेन जो पानी के हल्के तट पर ज़्यादा रहते हैं। और ये फ्लेमिंगो जो चिकनी जगह पर ज़्यादा रहते हैं। धन्यवाद। चाय जी, आपको इन सब में से कौन सा सबसे अच्छा लगा? आप बता सकते हैं बर्ड्स हमारे लिए कैसे मददगार हो सकते हैं पर्यावरण के लिए? जैसे हमने बताया कि वो बीज का नियंत्रण करते हैं और बीज का बिखराव करते हैं, जिससे कि बीज और बढ़ते हैं, जिसके कारण पेड़ उगते हैं। और पौधे सब बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये जब ये एक फल से बैठ के दूसरे फल पे जाते हैं ना, तो इनके साथ कुछ जाता है जो फलों के लिए बहुत उपजाऊकारी होता है। धन्यवाद। नमः। अशक्यम प्रकृते ऋतेज्ञानम। ओम नमो नमः। आज हम आप सभी के समक्ष पृथ्वी की 3 परतों के बारे में बताने वाले हैं। अल्पकायं तया लोका स्वस्थानात् सर्वतोमुखं पश्यन्ति वृत्तमप्येनां चक्राकारां वसुन्धरां। पृथ्वी की अपेक्षा में मनुष्य ज्यादा अत्यल्पकाय लघु शरीर वाला है, अतः अपने स्थान पर होते हुए भी पृथ्वी को गोलाकार होते हुए भी सपाट देखता है।
आइए जानते हैं पृथ्वी की परतों के बारे में। पृथ्वी की सबसे पहली परत क्रस्ट है। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को दिया गया नाम है। यह सबसे पतली और ठंडी परत है। इस पर जीवन स्थित है। पहाड़ और महासागर भी यही स्थित है। चट्टानें और ग्रेनाइट इसकी संरचना करते हैं। आइए जाने पृथ्वी की दूसरी परत मेंटल के बारे में। मेंटल शब्द पृथ्वी की मध्य परत को संदर्भित करता है। यह सबसे मोटी परत और खनिजों से भरपूर चट्टानों से बनी है। आइए जानते हैं पृथ्वी की तीसरी परत कोर के बारे में। पृथ्वी का कोर इसकी गहरी परत है। यह घने खनिजों से बनी है। यह सबसे गर्म क्षेत्र है। कोर में एक पिघला हुआ बाहरी क्षेत्र है। इसमें एक आंतरिक ठोस कोर भी होता है। इसका तापमान लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। धन्यवाद। श्री गुरुभ्यो नमः। सुस्वागतम। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय दुहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थं शरीरम्। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्षावन की। वसुधाम पंचषु निवासस्थानेषु भाजनेन महाद्वीपेषु उपस्थितिं जलवायुं वनस्पतिं जीवजन्तवः च ज्ञानार्थं साहाय्ये भवति। एतानि निवासस्थानानि अधिकेन महाद्वीपेषु सन्ति, यानी निम्नलिखिताः सन्ति। यह एक वर्षावन है। जब भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र सूर्य से सीधे गर्मी और रोशनी प्राप्त करता है, वहाँ अधिकतर घने जंगल होते हैं और यह एक आर्द्र स्थान में होता है। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? अमेज़न जंगल, जो कि ब्राज़ील में है, जिसका जो आधा हिस्सा उसी का है। वहाँ पर अधिकतर रोशनी भी नहीं आती और दलदलिया क्षेत्र होता है। अब हमारी सहपाठी रेगिस्तानी निवास स्थल के बारे में बताने जा रही है। रेगिस्तानी निवास स्थल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम। यहाँ पर रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, ठंडा रेगिस्तान व गर्म रेगिस्तान। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो एक तरह से पूरा ठंडा रेगिस्तान है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ पड़ती रहती है और वहाँ पर कोई भी देश स्थित नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भोजन का साधन नहीं होता है। और जो गर्म रेगिस्तान है वो रतीला होता है और यहाँ पर मतलब कैक्टस वगैरह पाए जाते हैं और यहाँ पर रेत के टीले होते हैं, कंकड़ पत्थर आदि पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो सूरज की किरणें होती हैं वो इस सतह को इतना हद तक गर्म कर देती है कि यहाँ की जो मिट्टी होती है, जब हवा चलती है तो वो अपने आप उठकर हवा में लहरने लगती है, जिसकी वजह से जो जानवर होते हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब हमारी सहपाठी श्रृंखला जी हमको घास के मैदानों के बारे में बताएंगे। अब हम आपको घास के मैदान के बारे में बताएंगे। कुछ क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, जिस कारण प्रकृति के क्षेत्र बहुत कम उत्पन्न होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में प्राकृतिक घास बहुत कम होती है। ऐसे फिर जो जानवर होते हैं वो अपना खाना सिर्फ जो जानवर घास में रहते हैं
वो सिर्फ अपनी घास से ही भूख मिटाते हैं, क्योंकि अगर वो ठंड या फिर और जगह पर रहेंगे तो उनका खाना वहाँ से नहीं बन पाएगा। अब हमारे सहपाठी मनस्विनी जी आपको टुंडा निवास स्थान के बारे में बताएंगे। टुंडा निवास स्थल। टुंडा सबसे ठंडा जैव क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, जिससे ये एक लगभग ठंडा रेगिस्तान बन जाता है। यह उत्तरी अमेरिका, यूरोप और साइबेरिया के उत्तरी भागों में फैला हुआ है। ये जीव जंतुओं की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे शाकाहारी जानवर लेमिंग, बारहसिंगा आदि और मांसाहारी जानवर आर्कटिक टर्न, आर्कटिक टर्न आदि पाए जाते हैं। परमाफ्रॉस्ट के कारण वनस्पतियों में छोटी झाड़ियों शामिल है। अब हमारी सहपाठी आप लोगों को आयुषी जी टेगा निवास स्थल के बारे में बताएंगी। टेगा निवास स्थान। टेगा जो बोरियल वन है, दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय जैव क्षेत्र है। यह टुंड्रा के दक्षिण में स्थित है। एक ठंडा घना सदाबहार शंकुधारी वन युक्त निवास स्थान है, जैसे जो अलास्का, कनाडा और साइबेरिया में फैला हुआ है। यहाँ पाए जाने वाले सामान्य वृक्ष चीड़, स्प्रूस, देवदार और सनोवर हैं। शंकुधारी पेड़ों की लकड़ियाँ बहुत मुलायम होती है। यहाँ पाए जाने वाले पशु मूस, लिंक, साइबेरियाई बाघ हैं। स्थानीय अत्यधिक ठंड में पक्षी दुनिया के सबसे गर्म निवास स्थान पे चले जाते हैं। धन्यवाद। No se bosque, no aira y nada existiría. धन्यवाद। सप्तद्वीपा तथा पृथ्वी, नदी पर्वत संकुला, समुद्रैः सप्तभिश्चैव सर्वतः समलंकृता। अर्थात 7 द्वीपों वाली यह पृथ्वी नदियों एवं पर्वतों से युक्त है एवं यह 7 महासागरों से सुशोभित है। तो आज हम करवाने वाले हैं आपको दुनिया की सैर। दुनिया में यहाँ कुल 7 महाद्वीप है, जिनके नाम हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ हमारी अग्नि की चिंगारियों से। मैं हूँ प्राची और ये है भारती, ये है इशिता जी, ये है अदिति जी, ये है त्रिनी जी, ये है भावना जी और हम सब है अग्नि की चिंगारियाँ। तो बिना समय व्यर्थ किए हम शुरू करते हैं अपनी दुनिया की सैर की ओर। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे सबसे बड़े और सबसे अधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप से, जो कि है एशिया। मैं हूँ एशिया। मैं आपको एशिया के बारे में बताने वाली हूँ। एशिया का क्षेत्रफल है 44.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 4.75 बिलियन। देश की संख्या है 48। एशिया की भौतिक विशेषताएं में हिमालय, तिब्बती पठार, सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान, थार के महान भारतीय रेगिस्तान और गोबी का ठंडा रेगिस्तान शामिल है। चलिए अब हम आपको ऑस्ट्रेलिया से मिलाते हैं, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। मैं हूँ ऑस्ट्रेलिया। आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताती हूँ। क्षेत्रफल 7.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 26.2 मिलियन।
ऑस्ट्रेलिया की भौतिक विशेषताएं में शामिल है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, गुलाबोर हाई प्लेन, मर्री डार्लिंग डांस के मैदान और ग्रेट विक्टोरियन रेगिस्तान। इसकी अन्य विशेषताएं, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अब मैं आपको अफ्रीका से मिलवाती हूँ। मेरा नाम अफ्रीका है। मैं आपको अफ्रीका के बारे में बताती हूँ। क्षेत्रफल 30.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 1.4 बिलियन। इस महाद्वीप में देश की संख्या 54 है। अफ्रीका की भौतिक विशेषता में शामिल है अफ्रीका एटलस पर्वतमाला, कंटगा पठार, सेरेनगेटी मैदान और सहारा रेगिस्तान। यह महाद्वीप सबसे गर्म महाद्वीप है। यहाँ सबसे अधिक देश है। बोलिए बताइए, आपका नहीं है? मैं हूँ यूरोप। मैं आपको यूरोप के बारे में बताती हूँ। इसका क्षेत्रफल 10.53 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या 745.2 मिलियन है। इसमें देशों की संख्या 44 है। यूरोप की भौतिक विशेषताओं में शामिल है आल्प्स और यूराल पर्वत श्रृंखलाएं, इबेरियन और हार्डेंजर और स्पेन में टाइबर्नस रे। इसके बाद मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ दक्षिणी अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका दक्षिण क्षेत्रफल 17.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 434 मिलियन, देश की संख्या 12। उत्तरी अमेरिका की भौतिक विशेषताएं में शामिल है काकः कृष्णा पिकः कृष्णा को भेदो पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो आपका स्वागत है हमारे अंगिरा सदन में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पक्षियों के बारे में। तो आइए हम आपको बताते हैं कि पक्षियों के कितने प्रकार के पंख होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि पक्षियों के कितने प्रकार के पंख होते हैं? चलिए तो हम बताते हैं। पक्षियों के 3 प्रकार के पंख होते हैं, उड़ान के पंख, शरीर के पंख और निचली पंख। तो आज हमारी सहपाठी आराध्या जी आपको बताने जा रही हैं कि उड़ान के पंख क्या होते हैं। ये पक्षियों के पंखों और पूंछों में पाए जाते हैं। ये उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। तो आइए तो अब हम जानते हैं शरीर के पंख क्या होते हैं। तो हमारी सहपाठी आस्था जी आपको बताने जा रही हैं कि शरीर के पंख क्या होते हैं। शरीर के पंख, यह पंख पक्षियों के पूरे शरीर में पाए जाते हैं और ये पंख पक्षियों को ढकने में मदद करता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं निचले पंख क्या होते हैं। निचले पंख, यह पंख मुलायम और रोएदार होते हैं और पक्षियों के शरीर को गर्म रखने में उनकी सहायता करते हैं। क्या आपको पता है यदि पक्षियों के शरीर में गर्म पंख ना हो तो क्या होगा? चलिए मैं बताती हूँ। यदि पक्षियों के शरीर में गर्म पंख ना हो तो वह ठंड के कारण जल्द से जल्द उनकी मृत्यु हो सकती है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि
तो क्या आप बता सकते हैं कि पूरी दुनिया में कितने प्रकार के पक्षी रहते हैं? तो दुनिया में कुल 18,000 प्रजातियां रहती हैं पक्षियों की। तो आइए हम आपको कुछ पक्षियों के बारे में बताते हैं जो अब हमारे देश भारत में बहुत कम पाई जाती हैं। तो सबसे पहली है हमारी ये हिमालयी मोनाल। तो क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं? तो हमारी सहपाठी सिया आपको बताने जा रही हैं कि हिमालयी मोनाल क्या होते हैं। हिमालयी मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी। ये जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। तो चलिए अब हमारा दूसरा पक्षी है हिमालयी स्नोकॉक। तो हनी जी आपको बताने जा रही हैं हिमालयी स्नोकॉक क्या होता है। हिमालयी स्नोकॉक अल्पाइन्स के घास मैदानों में पाए जाने वाला सबसे बड़ा पक्षी है। यह पक्षी उड़ते नहीं हैं, जमीन पर चलते तथा दौड़ते हैं। ये लद्दाख जैसे कुछ क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं। तो अब अगला पक्षी है हमारा भारतीय रोलर पक्षी। तो इसके बारे में हमारी सहपाठी जैस्मिन आपको कुछ बताएंगी। भारतीय रोलर पक्षी, ये पक्षी ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना का राज्य पक्षी है। इसे हम नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। यह चमकीले नीले और हरे रंग का होता है। हाँ, तो अब है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इस पक्षी के बारे में हमारी सहपाठी कायरा जी आपको कुछ बताएंगी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यह पक्षी ज़्यादातर राजस्थान, गुजरात में पाए जाते हैं। यह ज़्यादातर मैदान, कृषि क्षेत्रों व झाड़ियों में रहते हैं। तो अब हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप बताइए कि हमारे पास प्राकृतिक ऐसी कौन सा चीज है जिसे हम प्राकृतिक अलार्म घड़ी के नाम से भी जानते हैं। पक्षी, क्योंकि सारी पक्षियाँ जब सुबह सूर्य की किरणें निकलती है तब वो अपने मीठी और सुरीली आवाज़ में हमें जगाने लगती हैं। इसलिए पक्षियों को प्राकृतिक अलार्म घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पर जैसे ही किरणें निकलती है सूर्य की तो सारी पक्षियाँ अपने अपने घोंसलों से बाहर आ जाती हैं। तो उनकी जो आवाज़ होती है वो बोलती हैं सुबह सुबह, तो हमारी नींद उससे खुल जाती है। तो इसलिए सारी पक्षियाँ हमारे लिए एक अलार्म घड़ी की तरह काम करती हैं। मुर्गे को क्या मानेंगे? मुर्गा भी एक पक्षी है, तो इसलिए वो भी अलार्म घड़ी। क्योंकि अब मनुष्य बहुत अलग अलग प्रकार की मशीनें और बहुत कुछ का आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करने लगे हैं, जिस वजह से अब प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था नहीं रही। और हमारे देश में कुछ शिकारियाँ जैसे होते हैं वो पक्षियों को मारते हैं और उन पे अत्याचार करते हैं, इसलिए पक्षियों की संख्या भी बहुत कम हो रही है। तो हम आप लोगों को यही कहना चाहेंगे, हमारा यह निवेदन है कि कृपया पक्षियों को मत ना पकड़े और उन्हें मुक्त रखें।